तो स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लाई हूँ आपके पूरे कंप्लीट चैप्टर 12 तक। ठीक है, चैप्टर 12, हाँ, जितना भी कंप्लीट फिज़िक्स में जितना भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर से आपका ये है। ठीक है, देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट आ सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपसे कह सकती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाइए तो शायद आपसे क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, तो एक बार बस देख लीजिए, बाकी सब तो आपका पढ़ा हुआ है ही। ठीक है, बस एक बार देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप नहीं जानते हो? हाँ, जानते हैं। या फिर इस तरह से आ सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया था। ये आप लिखो ना लिखो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस, इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन चार्ज के अनुसार इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ना ही हम चार्ज को बना सकते हैं ज़्यादा, ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि बांट सकते हैं प्लस माइनस में कंट्रीब्यूट करके। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड इन द यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्व है। ठीक है, अब ये एग्जांपल आप दिखाकर बता सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज या फिर सरफेस डेंसिटी चार्ज जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, या फिर लीनियर डेंसिटी चार्ज, किसी पर से समझ लीजिए। पहला नंबर के वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज का फॉर्मूला होता है चार्ज बटे वॉल्यूम। अगर सरफेस बोले तो चार्ज बटे एरिया कर देंगे। ठीक है, चार्ज बटा एरिया कर देंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। और अगर लीनियर बोले तो चार्ज बटा हम लोग लेंथ कर देंगे। ठीक है, लेंथ। क्लियर है ये बातें। अब देखिए, वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज है क्या, व्हेन चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, ऑफ अ कंडक्टर, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि जो अमाउंट चार्ज प्रेजेंट है एक यूनिट वॉल्यूम में किसी भी कंडक्टर को, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज। इसी तरह से आप सरफेस डेंसिटी चार्ज भी बता सकते हो और आप लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बता सकते हो। क्लियर है, बस यहाँ पे वॉल्यूम के जगह पे बता दोगे कि एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर सरफेस पूछेगा, और अगर लीनियर पूछेगा तो आप यहाँ पे बता दोगे क्या, कि वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है ये सारी बातें। हाँ, फॉर्मूला तो पता चल ही गया है, इसको रो से डिनोट करते हैं, क्यू बाई भी हो जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका जो है वो एसआई यूनिट है कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर सरफेस डेंसिटी चार्ज का पूछे, सरफेस डेंसिटी चार्ज का होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, लीनियर चार्ज डेंसिटी का होता है कूलम पर मीटर, और वॉल्यूम का तो यहाँ लिखा हुआ है ये कूलम पर मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम में तो क्यूब होता है, सरफेस में एरिया है तो एरिया में आपका स्क्वायर होता है, लेंथ है तो लेंथ में आपका मीटर होता है, एक पावर। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, बहुत सारा इससे बन सकता है। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बहुत सिंपल है, या फिर पूछा जा सकता है डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करें, इसका एसआई यूनिट लिखे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए, सिंपल, बहुत सिंपल है। क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, जो भी कोई, मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो पास हो रहा है टू द नॉर्मल, मतलब कि परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, हिंदी में समझिए, इंग्लिश में आप बना के लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, फ्लक्स बराबर हो जाएगा ई डॉट ए। ठीक है, और उसी को डॉट प्रोडक्ट में हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो हमारा क्या आता है, कॉस आता है ना। अभी अभी तो आप लोग मैथ का एग्ज़ाम दे के आए हो तो आराम से ये आपका पता होगा। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बार देख लीजिए, बस बढ़िया से पढ़ लीजिए। ओके, वीडियो को पॉज करके।
अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी बता दिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा है, और अगर थीटा जो है वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके आंसर ये आपका एसआई यूनिट लिखा हुआ है और डायमेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लाइट ईयर क्या होता है, व्हाट इज़ द लाइट ईयर। लाइट ईयर जो होता है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट, मतलब कि लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल करी जाती है एक साल के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, ठीक है। और एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। बहुत सिंपल था। हाँ, अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है। इंटेंसिटी से आप क्या समझते हो, क्षमता, किसी भी चीज़ों में क्षमता, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी क्षमता है कि वो चार्ज को स्टोर कर पाए, है ना। देखिए चार्ज की जो भी स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द फोर्स एक्सटेंडेड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट, ये कुछ ज़्यादा ही फारसी लिखा हुआ है, मेरा ही लिखा हुआ है, सॉरी। देखिए बस सिंपल समझिए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज को हम लोग कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज हम लोग कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कि फोर्स बटा क्यू नॉट, ठीक है। फोर्स बटा क्यू नॉट ये फॉर्मूला होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब इतना लिखा हुआ है ना, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो सकता है, तो ये सबको अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल जो होता है वो एक पेयर होता है, ठीक है। डायपोल इज़ अ पेयर, ठीक है, -q + q का पेयर है और अपोजिट चार्जेस का पेयर है, जो कि बहुत ही छोटे से डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है, ठीक है, छोटे डिस्टेंस पर, ठीक है। उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यही लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसका दो प्रॉपर्टीज़ आपको बताना है। देखिए कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज इंटर और लीव द सरफेस नॉर्मली, ये हमेशा नॉर्मली ही जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर ही जाता है, ठीक है, या फिर छोड़ता है अपने स्थान को, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पर एंड होता है, यानी कि पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव से निकला, लेकिन नेगेटिव पे जाके एंड हो गया, ठीक है। इसी को ये होता है इसका प्रॉपर्टी, ठीक है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यहाँ पे लिखा गया है, टेंजेंट लाइन ऑफ अ फोर्स एट एनी पॉइंट, मतलब कि जो भी टेंजेंट इस पर ड्रॉ होगी इस पर जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगी वो कोई ना कोई एक डायरेक्शन हमें देगी, ठीक है। चलिए आगे क्या है, ये अगला क्वेश्चन है नेट चार्ज। यहाँ पे नेट चार्ज आपको निकालना है इस पे। तो नेट चार्ज देखो बहुत सिंपल है निकालना, वेरी वेरी सिंपल। सबको आप आपस में ऐड कर दो, नेट चार्ज आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बराबर फ्लक्स, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप निकालोगे तो आपका नेट चार्ज 0 निकलेगा, ठीक है। आगे क्या है, फ्री परमिटिविटी ऑफ अ स्पेस, यानी कि परमिटिविटी ऑफ अ स्पेस यानी कि एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये याद रखो, इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसका यूनिट वगैरह याद रखो, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल, अब आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, 2 नंबर में आएगा तो कितना अच्छा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब कि आपको डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड बना के बतानी है आंसर, ठीक है। मतलब कि लाइन को ड्रॉ करना है, फोर्स ऑफ लाइन। तो देखो यहाँ से प्लस से स्टार्ट होगा, है ना, सारा जो प्लस से स्टार्ट होगा और माइनस पे जाके एंड होगा, है ना। एंड मतलब कि एंटर करेगा, सब में देखो एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है, इससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है, समझ आया, बहुत सिंपल था। अब देखो, अब 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में बनाने के लिए बोल रहा है 2 इक्वल पॉइंट चार्ज, है ना। क्वेश्चन को समझिए, आंसर लिखिए। 2 पॉइंट के बीच का चार्ज, अब देखो प्लस प्लस है ये,
तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है रिपेल करेगा ना, ठीक है। तो इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी है कि अम्ब्रेला में जो बम्बू लगा हुआ रहता है हैंडल, वो सेफर क्यों है, क्योंकि उसमें मेटल भी तो लगाया जा सकता है, लेकिन बम्बू ही क्यों, मतलब कि लकड़ी क्यों लगाया जाता है अम्ब्रेला में जिसको हम पकड़ते हैं। तो इसमें इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब भी जो बिजली कड़कती है उससे जो है वो करंट पास होती है, अर्थिंग से मिलता है, इसीलिए जो है वो मेटल का ना लगा के हम लोग बम्बू का लगाते हैं, ठीक है। लाइटनिंग इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम क्लाउड विच कैन ट्रेवल थ्रू मेटेलिक रॉड, ठीक है। लाइटनिंग जो है यानी कि जो ठनका ठनकता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है वो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम क्लाउड है, ठीक है। मतलब कि बादलों से इलेक्ट्रिक को डिस्चार्ज करता है, जो कि बम्बू में जो भी मेटालिक होगा उसके थ्रू वो नीचे अर्थ पे आ सकता है, इसीलिए मेटालिक को ना लगाकर हम लोग बम्बू को लगाते हैं, ठीक है। समझ आया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक ऑफ द चार्ज डिस्टेंस। देखिए डायपोल का फॉर्मूला याद रखिए कि डायपोल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, क्यू इंटू 2a, है ना। ये होता है इसका मतलब फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक चार्ज का, हाँ मतलब कि दो मैग्नेटिक चार्ज का प्रोडक्ट होता है, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि जो भी इसके बीच का दूरी है, मतलब कि ये वाला, ये जो दूरी है इसके दूरी और इसके चार्ज का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। बहुत सिंपल था। इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, समझ आया। ओके। और ये सारा जो है वो डायमेंशंस वगैरह लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख लो, बस देखना है। अब तो लास्ट टाइम बचा हुआ तो याद तो होगा नहीं, रिमेंबर थोड़ी ना रखना, थोड़ी ना किसी क्वेश्चन को। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है ये भी देख लीजिए एक बार। फेनोमेना ऑफ मेकिंग रीजन फ्रॉम फ्री, मतलब कि ऐसा रीजन आपको बनाना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। मतलब एक ऐसा आपको रीजन बनाना है जिस रीजन में जो है वो आपका कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज ना आए, बाहर ही रहे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इस तरह के रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। बाकी ये आपका डेफिनेशन है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हमने बताया है कि क्यों नहीं करता है ये इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो वो जो है वो दो डायरेक्शन दे देगा, और दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इस तरह से फिगर भी बना के आप दिखा सकते हो। फिगर अगर बनाओगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ज़्यादा नहीं, जितना नंबर है टोटल में टोटल मिलेगा, ठीक है। अगला क्या है, ये है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए अब बताना है कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होता है वो आपको बताना है इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प से, ठीक है। तो देखिए इस तरह से कुछ आपको बनाना है। सबसे पहले लिखना क्या है, इलेक्ट्रिक टॉर्क बराबर होता क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, क्यू ई हो गया, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो 2a साइन थीटा होगा, ठीक है, 2a साइन थीटा। अब ये फिगर ही समझ लो आप कि आपका कोई चार्ज यहाँ रखा हुआ है, फिर कोई चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसके बीच का थीटा आपको निकालना। सबसे पहले इस पर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, फिर इस पर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, प्लस क्यू की वजह से आउटवर्डेड, मतलब कि दोनों की वजह से ही आउटवर्डेड लगेगा। फिर इसके बीच का डिस्टेंस आप निकालोगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2a आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इन दोनों की दूरी हमने a माना, और बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते क्या है कि ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो डबल हो जाएगा, तो 2a साइन थीटा हो जाएगा इसका डिस्टेंस, ठीक है। उस तरह से आप लोग यहाँ पे निकाल लोगे, ठीक है। अब फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाएगा, फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई, सॉरी हाँ पी क्रॉस ई। तो ये आपका फाइनली निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग जानते ही हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो भी प्रॉपर्टी होता है, बेसिक प्रॉपर्टी, वो पता होना चाहिए कि क्या क्या एडिटिव नेचर, यानी कि हम कोई भी जो भी प्लस क्यू माइनस क्यू को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिटिव नेचर होता है। उसके बाद फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी बट इट इज़
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। देखिए ये कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं होता है, बल्कि ये एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कंटिन्यूअस क्वांटिटी का मतलब होता है कि 2 के बाद 2.5 या ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होता क्या है इसका, होता है सिर्फ 2 या फिर 2 के टर्म में जो भी चीज़ें हैं, यानी कि मतलब कि एक इंटीग्रल होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होना चाहिए, ना कि पॉइंट में होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये सारी बातें। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये तो जानते ही हो आप लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है कैरिड बाय द सबस्टांस ड्यू टू विच इट कैन एक्सपीरियंस फोर्स। मतलब कि ये एक तरह का प्रॉपर्टी है किसी भी सबस्टांस का जो कि एक्सपीरियंस करता है फोर्स, ठीक है। जब भी हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो, ठीक है। अब इसकी जो 2 टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव और को भी डिफाइन हमने कर दिया, उसके बाद फिर पॉजिटिव को भी बता दिए कि ये होता है, ठीक है। 1 फराड बराबर क्या होता है, 96500। 96500 आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, 1 स्टैट कूलम, 1 कूलम बराबर कितना स्टैट, मतलब कि 1 कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है ये बताना है। 3 × 10⁻10 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम होता है, ठीक है। ये सब याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कूलम्स लॉ का 2 लिमिटेशंस बताना है। कूलम्स लॉ का 2 लिमिटेशंस कितना ईजी है। दिस लॉ इज़ ट्रू ओनली फॉर स्टेशनरी चार्ज, मतलब कि जो चार्ज रुका हुआ है उसी के लिए ये वैलिड है, मोशन में वैलिड नहीं है, ठीक है। दिस रूल इज़ ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही है, बड़े चार्जेस के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये आपका लिमिटेशंस हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन ना, नहीं आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही ना कराऊंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लाने में जो हमें एनर्जी लगती है उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया। किसी भी चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट पर से लाने में हमें जो भी एनर्जी लगती है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी कि वर्क डन, कितना वर्क डन लगा किसी चार्ज को लाने में, ठीक है, वो निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। बाकी ये डेफिनेशन है, ओके। उसी को इंग्लिश में आप कन्वर्ट करके लिख दो, सिंपल है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर मतलब कि कोई भी कंडक्टर है उस कंडक्टर में कितना कैपेसिटी यानी कि चार्ज को स्टोर करने की क्षमता है उसी को कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कहेंगे। कैपेसिटी इसको भी हम क्षमता ही कहेंगे, ठीक है। बाकी आप देख लो चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर है बातें। और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो फराड होता है। कूलम का कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर का एसआई यूनिट फराड होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस का। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर है सारी बातें, ओके। अब देखो एक चीज़ और है, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटी चार्ज टू पोटेंशियल V। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला होता है। सबसे पहला तो Q/C नहीं होता है, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। हाफ CV² होता है, ठीक है, हाफ QV होता है, 2 फार्मूला। एक फार्मूला और है, देखो यही 3 है। देखो Q²/2C नहीं यार, इसमें आप लोग कुछ नहीं करो, बस कैपेसिटर का फॉर्मूला याद रखो। कैपेसिटर बराबर क्या होता है, हाफ QV होता है, ठीक है, हाफ QV होता है। ये आपका एक फार्मूला हो गया। दूसरा होता है हाफ CV² भी, हाफ CV² बोल भी सकते नहीं भी बोल सकते, लेकिन हाफ QV आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, हाफ QV आप लोग याद रखिए, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में आपको बताना है, मतलब कि
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताना है। तो आपका रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr। देखो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जिस बच्चे को ये सब नहीं करना आ रहा है कि कैसे फार्मूला को डिराइव करेंगे, तो डायरेक्टली फार्मूला एटलीस्ट आप लोग याद रखिए कि जिससे कि सिर्फ अगर फार्मूला भी लिख दोगे ना आप, ये सब तो 2 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा, अगर फार्मूला भी लिख दोगे ना आप तो 1 नंबर एटलीस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दो, कुछ भी लिख दो, ई क्या है, डी क्या है, क्यू आर क्या है, तो ये अगर लिख देते हो तो 1 नंबर तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़ कर मत आइएगा, क्योंकि जो बच्चे छोड़ के आते हैं एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ भी अगर आप चैप्टर से रिलेटेड लिखते हो, टॉपिक से रिलेटेड लिखते हो तो नंबर ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें को याद रखिएगा, ओके। अब ये देखो पैरेलल कनेक्शन है, 3 कंडक्टर का हमने इस तरह से निकाला है, आप लोग एक बार देख लो। हम आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं बस, बाकी हम आपको ये लिंक दे देते हैं, PDF नोट दे देते हैं, आप लोग एक एक बार बस पढ़ लो, बस पढ़ना है, रटना नहीं है, हम आपको बार बार बताते हैं। देखो फैक्टर विच अफेक्ट द मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कौन 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 से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे जो है फैक्टर, एरिया अफेक्ट करता है, मीडियम जो भी हम 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में मीडियम लगाते हैं वो अफेक्ट करता है, सेपरेशन इनके बीच की दूरी वो भी अफेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे बताना है, सेकेंड प्लेट का क्या काम होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। देखो हमारा ये कैपेसिटर है, मान लो ये फर्स्ट प्लेट है, ठीक है, फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है ये। तो ये इधर से फर्स्ट प्लेट में जो है वो चार्ज आता है, और ये सेकेंड प्लेट में जो है वो चार्ज को छोड़ता है, मतलब कि ये चार्ज को लेता है और इधर से चार्ज को छोड़ता है, छोड़ता नहीं है बेसिकली, ये जो है वो चार्ज को स्टोर करता है। और इसके पास इतना स्टोर करने की कैपेसिटी होती है कि मतलब कि फर्स्ट प्लेट पे और ज़्यादा चार्ज आए, इसीलिए सेकेंड प्लेट जो है वो चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट लोअर्स द पोटेंशियल, मतलब कि ये फर्स्ट प्लेट के पोटेंशियल को लोअर कर देता है, ठीक है। दैट मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, जिसके कारण जो है वो कैपेसिटर पे और भी अधिक चार्ज स्टोर कर सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, ये होता है कार्बन रेजिस्टर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज़ यूज्ड इन द सर्किट, ये सर्किट में यूज़ किया जाता है एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, और ये जो है वो डिजिटल फॉर्म में वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें देता है कि कितना रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। मतलब कि कलर कोड रेजिस्टेंस जो है वो हमें स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बताता है को, ये डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। यही है आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है। बस एक बार देख लेना है, एटलीस्ट याद तो होना चाहिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, देखो आपका ही फिंगर है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फिंगर है, ये आपका फिंगर मतलब कि फर्स्ट फिंगर है, सेकेंड फिंगर, फिर थर्ड फिंगर। तो आपका जो नीचे वाला फिंगर होगा, मतलब कि सामने वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, उसके बाद फिर अगला फिंगर जो है वो, देखिए मिडिल फिंगर जो है, बीच का जो फिंगर है आपका, वो करंट को दर्शाएगा। फोर्थ फिंगर जो है वो मतलब कि फोर्थ फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, और थंब जो है वो आपका फोर्स को दर्शाएगा, ठीक है। आप इसको करके देखो, पता चल जाएगा आपको। संट क्या होता है, संट जो होता है वो एक, संट इज़ अ लो रेजिस्टेंस, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है जो कि यूज़ किया जाता है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, विथ अ गैल्वेनोमीटर के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका संट का 2 यूज़ क्या है, संट सेफ गार्ड गैल्वेनोमीटर कॉइल फ्रॉम हाई करंट डेंजर, मतलब ये हाई करंट डेंजर से बचाता है हमें संट, ठीक है। और फिर ये इंक्रीज रेंज ऑफ करंट इंडिकेटेड बाय द गैल्वेनोमीटर और एमीटर। देखिए ये इंक्रीज़ करता है रेंज, करंट की रेंज को इंक्रीज़ करता है गैल्वेनोमीटर और एमीटर से, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो आपको ये लिखना है आंसर, ठीक है। करी लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, ठीक है। ये जो होता है वो करी लॉ जो है वो के से डिनोट किया जाता है, ठीक है। बातें क्लियर है। आगे
इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला बस याद रखो। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के। फॉर्मूला ये रहा, एक्सेल जो होता है वो 2 पाई एफ एल के होता है। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। देखिए ये आपका डेफिनेशन है, क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन एसी करंट सर्किट इज कॉल्ड, मतलब कि जो भी रेजिस्टेंस ऑफर होती है इंडक्टर से, मतलब कि इंडक्टर से जो भी रेजिस्टेंस मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस रिएक्टेंस। ठीक है, क्लियर है। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर जो होता है वो देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट द रेट ऑफ एनर्जी dissipated or spent is known as power. It is an AC circuit power depends upon, इसको आप नहीं भी याद कर सकते हो, इट्स, आप इसको छोड़ दो, स्किप करो। इंडक्टिव रिएक्टेंस अभी बताया यार। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है और ये रेशियो इसको बताना है। ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है, और ये क्या करता है, हाई से लो आउटपुट में एसी वोल्टेज को दिखा, मतलब कि देता है। ठीक है, मतलब कि हाई से लो आउटपुट देता है। ठीक है, हाई से लो आउटपुट देता है एसी वोल्टेज में। ठीक है, फ्रॉम द गिवन इनपुट इन एसी वोल्टेज, जो भी हमें गिवन दिया हुआ उससे हाई से लो देता है। ओके, और इसका जो है वो ट्रांसफार्मर रेशियो क्या है, NS/NP। ठीक है, NS/NP। ठीक है, अगला क्या है, एक्सरे। एक्सरे के बारे में बताना है, मतलब कि इसका एग्जांपल एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, गामा रेज। ठीक है, तो ये सब का आपको एग्जांपल एक बार देख लेना है। ये जो है वो फ्रैक्चर में यूज़ किया जाता है, ये जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है, यूवी रेज। ठीक है, रेडियो वेव्स जो होता है वो टीवी रेडियो में यूज़ किया जाता है। गामा रेज जो होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। देखिए माइक्रोवेव्स का 2 यूज़ बताना है, फॉर डिटेक्टिंग द स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल को का कितना स्पीड है उसको डिटेक्ट करने के लिए माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। माइक्रो ओवन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का 2 प्रॉपर्टी बताना है। ये जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, एंड ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट में इसका जो होता है वो रेंज होता है। ठीक है, तो ये आपको रिवाइज कर लेना एक बार। ओके, बस ये इतना एक बार आप लोग देख के चल जाओ, आपको रटना नहीं है। मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मतलब कि इनके बीच में डिफरेंस। Magnification in magnitude and magnifying power is the ability of an ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एबिलिटी होता है। पोलराइजेशन क्या होता है लाइट का, किसी भी लाइट का, व्हेन जनरल लाइट कम्स आउट फ्रॉम टॉर्माइल crystal, its nature is not so same as it was before entrance. There is change in intensity. The light emitted is not symmetrical about direction of propagation. Their vibrations are conformed in plane normal to the direction of propagation. This light is called polarized light. देखिए जो भी आप अपने टीवी वगैरह पे देखते हो वो लाइट और जो आपका जो रियल में होता है उसमें जो अंतर आता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है, रेड सिग्नल जो है वो यूज़ किया जाता है डेंजर साइन के लिए। क्यों 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 यूज़ किया जाता है, क्योंकि रेड का जो होता है वो वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है ताकि दूर से ही इंसान देख ले कि वहाँ पे कुछ खतरा है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। सिंपल, आपको एक पॉइंट याद रखना है, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्या है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको एक रिलेशन बताना है। तो म्यू इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन सी। आप सीधे ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, बस ये याद रखो, आपको बनाना आता है नहीं आता है कोई मतलब नहीं है। अब आपको सीखना थोड़ी ना है, अब आप सीखोगे थोड़ी ना, आपको तो कॉपी में लिखना है, जो होना था हो गया। क्रिटिकल एंगल और इसका कंडीशन क्या है, क्रिटिकल एंगल हम आपको बताया है कि ये जैसे आपका फिगर है। ठीक है, मान लो ये आपका डेंसर, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ठीक है, यहाँ से लाइट जो है वो आ रही है, लाइट जो अगर
एकदम प्लेन आ गई, सरफेस के प्लेन आ गई, डेंसर मीडियम के प्लेन, तो वो जब मतलब कि 90 डिग्री पे आ गए तो उसको क्रिटिकल एंगल कहेंगे। और इसका कंडीशन क्या होता है कि जो लाइट है वो हमेशा गो फ्रॉम डेंसर टू रेडर, मतलब कि डेंसर से रेडर की तरफ जा रही हो, वो कंडीशन है पहला। दूसरा क्या है, इसका जो एंगल है रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस से आप क्या समझते हो, या फिर एक और क्वेश्चन है, वन डायोप्टर क्या होता है। पावर ऑफ अ लेंस देखो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। सिंपल है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ के, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ अ लेंस। अब डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर जो होता है वो मीटर इनवर्स को हम लोग कहते हैं डायोप्टर, और ये पावर का यूनिट होता है। ऑप्शन में मतलब कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। डेफिनेशन ऑफ अ डायोप्टर, डायोप्टर का डेफिनेशन क्या है, द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 1 मीटर इन वॉल्यूम, हम लोग कह सकते हैं उसको एक डायोप्टर, उसको डायोप्टर कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बातें। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। इंटरफेरेंस जो होता है वो सुपरपोजिशन होता है टू कोहेरेंट सोर्स के या फिर वेव के, ठीक है। जो भी वेव आ रही है, सोर्स आ रही है, देखिए ये सुपरपोजिशन होता है दो कोहेरेंट सोर्स का, ठीक है। मतलब कि सपोज दैट आपका ये इस तरह से वेव आ रहा है, ठीक है, तो ठीक इसी तरह से ऊपर में भी वेव इसी तरह का आ रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग इंटरफेरेंस, ठीक है। अब देखो, in diffraction large number of coherent wave superpose which originate from the common wavefront से originate होने वाले बहुत सारे coherent source को हम लोग कहते हैं diffraction, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो TIR क्या होता है। TIR सिंपल है, when a ray travel denser to rarer, मतलब कि जब भी कोई रे डेंसर से रेरर में जा रही है, ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल जो भी होती है वो क्रिटिकल एंगल से जब बड़ी हो जाती है, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं TIR वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सिंपल है, ओके। अब ये फिगर भी आप बना के दिखा सकते हो, ठीक है। इसका जो कंडीशन है वो क्या है, इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि रे ट्रैवल शुड बी डेंसर टू रेडर, जो भी रे है वो डेंसर से रेडर मीडियम में जा रही हो उसी को कहेंगे, ठीक है। अब देखो ये नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई ये भी देख लो एक बार आप लोग, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंडरी रेनबो के बारे में भी थोड़ा सा देख लो। सेकेंडरी रेनबो में जो एंगल्स बनती है ना, मतलब कि 2 बार रिफ्रैक्शन होता है उसमें, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ बात। उसके बाद फिर बोर्स मेडल ऑफ एटम, मतलब कि एटम्स का बोर्ड, उसका जो शॉर्ट कमिंग आया है, मतलब कि इनकी जो है वो डिमेरिट्स आपको सीधी बतानी है, ठीक है। तो ये जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मतलब कि इनकी जो एटम्स की जो मॉडल है ना वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही वैलिड है, ठीक है। तो ये आपको इनका जो है डिमेरिट्स एक बार देख लेना है, ठीक है। फिर बीटा रेज के बारे में बताना है, 2 प्रॉपर्टीज़, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है और ये जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो ये आपका हुआ। पासन सीरीज़ भी एक ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। पासन सीरीज़ क्या होता है ये भी आप लोग एक बार देख लो। व्हेन द एटम ऑफ हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द थर्ड, मतलब कि थर्ड वाले सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं पासन सीरीज़, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से लिख लेना, ओके। सेमीकंडक्टर क्या होता है, ए सबस्टांस हुज रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब कि ऐसा सबस्टांस जिसका कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रेजिस्टिविटी लाई कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। आप इसे डिराइव करके पी टाइप एन टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल हर बार आता है एग्जाम में, ये तो फिक्स है, ठीक है। और गेट का है, एंड गेट का है, देख लो आप लोग। और गेट को, और गेट का रिप्रेजेंटेशन होता है a + b बराबर, जो भी बाई आप लिख सकते हो बाई होगा। और एंड गेट का क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, एंड गेट का होता है ab बराबर बाई, ठीक है। और इसी को अगर आपका आ जाए और पे वार,
ठीक है, और पे बार। तो इसी को क्या करेंगे आप लोग कि इस पे बार लगा देंगे तो वही और गेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि और पे बार, और अगर एंड पे बार आ जाए, यानी कि यहाँ पे अगर बार आ जाए तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो एंड का जो हमने बताया है ए बी पे बार, मतलब कि देखो सिंपल है, एंड पे ए बी पे बार अगर आ गया बराबर बाई, तो हम इसको क्या बोल देंगे, एंड पे बार वाला गेट हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो इस तरह से आपका बुलियन एक्सप्रेशन ये होता है और टेबल ये होता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार टेबल को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल को देखना क्या है भाई, देखो ए प्लस बी बराबर से दो ही चीज़ तो लेना है, 0 और 1 लेना है, उसी को लेकर डिराइव करना है। अब a प्लस बी, 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 होता है। 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखा हुआ है। फिर 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखा हुआ है। 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है, तो वही लिखा हुआ है। बस सिंपल है, आपको बता देना है, और क्या कुछ है क्या, ये सब क्वेश्चन ईजी है। तो ये क्वेश्चन को छोड़कर मत आइएगा, ठीक है। फिर इसमें भी ये ए गुना बी, यानी कि ए डॉट बी है ना, यानी कि गुना है, 0 से 0 करेंगे, 0 जहाँ जहाँ 0 आया वो तो 0 ही होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। बस आपका यही हो गया एंड गेट और गेट। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पेंटावैलेंट को हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखो यहीं पे वो लिखा हुआ है एक्सप्लेन करके, पेंटावैलेंट यानी कि ग्रुप 15 को हम लोग ऐड करेंगे 14 ग्रुप में, यानी कि सेमीकंडक्टर में, तो हम यानी कि सिलिकॉन में, तो हम लोग उसको बोलते हैं एन टाइप। और वही अगर ग्रुप 13 को ऐड करेंगे तो हम लोग बोलेंगे पी टाइप, ठीक है। लेकिन इससे एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पी टाइप हो एन टाइप हो, इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है। नैंड गेट है, नैंड गेट का भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इसी तरह का होता है, देख लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है। उसके बाद सोलर सेल के बारे में आप लोग एक बार देख लीजिए। उसके बाद फिर मॉड्यूलेशन क्या होता है और इसका टाइप्स क्या होता है। मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, ये सारा आपका जो है वो होता है। ग्राउंड वेव, स्काई वेव कम्युनिकेशन, स्पेस वेव कम्युनिकेशन, ये सब जो है वो डिफरेंट मोड ऑफ प्रोपगेशन है, मतलब कि इसके थ्रू हम लोग अलग अलग जगहों पे बात कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अगला क्या है, लेज़र रेज का मेन फीचर्स क्या है। तो इसका मेन फीचर्स है कि इसके पास सेम फेज होता है और ये मोनोक्रोमेटिक होता है, ठीक है। तो फाइनली आपका जो है वो, हम आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो पूरे चैप्टर्स का कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इसको एक बार आप लोग बस देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब ऑब्जेक्टिव तो आप लोग कर ही लिए होंगे, और लॉन्ग का भी कुछ देखते हैं हम करके, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।